Hi everyone, let's start with our sixth chapter, The Crisis of Democratic Order। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी कैसी हमारी डेंजर में पड़ गई थी इस टाइम पे। बेसिकली हम लोग इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे मेनली इस चैप्टर में कि इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने इम्पोज करी थी वो कैसे किन सर्कमस्टांसिस में इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे और उसके बाद हमने क्या क्या लेसन सीखे इमरजेंसी से। मेनली हम लोग इमरजेंसी के बारे में इसमें बात करेंगे जो 1975 में लगाई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। बिफोर मूविंग ऑन टू द चैप्टर, सबसे पहले हम लोग इमरजेंसी के बारे में जानते हैं कि इमरजेंसी बेसिकली होती क्या है। तो इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में प्रेजेंट है और आर्टिकल 352 से लेके 360 में। अब इमरजेंसी में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर होती है। स्टेट अपने अलग गवर्नमेंट फॉर्म करती है, सेंटर अपनी अलग गवर्नमेंट फॉर्म करती है। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाती है तो जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट का जो फीचर है वो यूनिटरी गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है जब इमरजेंसी लग जाती है और सारी भागदौड़, सारा कंट्रोल, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो जाता है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती है जैसी भी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब 3 टाइप की इमरजेंसीज प्रेजेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में आती है। ये तब लगाई जाती है जब जो सिक्योरिटी इंडिया की वो थ्रेटेंड है, मतलब जो हमारी सिक्योरिटी हमें खतरा है, किसी भी वॉर चल रही है कोई, या बाहर से किसी कंट्री ने हम पे अटैक कर दिया है, या कोई भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे खतरा है, तब हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। और इस टाइम पे भी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी और इसको इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बोला गया था। लेकिन बाद में अब प्रेजेंटली इसको इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नहीं, आर्म्ड रिबेलियन बोलते हैं हम। सेकेंड इज द स्टेट इमरजेंसी या फिर हम इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। ये आर्टिकल 356 में है। ये तब लगाई जाती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्राइसिस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्राइसिस ये होता है कि जब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है, तब प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं। क्या तो प्रेसिडेंट खुद ये चीज़ विटनेस करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रही है, या फिर जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को इसके बारे में बताते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। देन थर्ड इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में आती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर जो क्रेडिट है इंडिया का वो थ्रेटन हो रहा है। बेसिकली हमारे पास जब पैसों की फाइनेंशियली दिक्कत आती है तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी हमारी कंट्री में लग चुकी है, स्टेट इमरजेंसी भी लग चुकी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक बार भी नहीं लगी है। सो दिस वाज अबाउट इमरजेंसी। अब हम लोग अपने चैप्टर के को देखते हैं। अब इमरजेंसी लगने से पहले क्या सिचुएशन थी हमारी कंट्री की। तो इंदिरा गांधी जो थी वो एक बहुत ही पॉपुलर लीडर बन चुकी थी, जो हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। और जो पार्टीज के बीच में जो कंपटीशन था वो बहुत ही बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा था उनके बीच में। और जो एक गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। देन जो पावर पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड बन रही थी, बिकॉज हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो पॉलिटिक्स थी वो एक सुप्रीम लीडर की पॉपुलैरिटी पे चल रही थी। तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी थी वो पर्सनल अथॉरिटी की तरह बनती जा रही थी। इट वाज कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अथॉरिटी। अब इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्या रहा इमरजेंसी का, क्या हमारे हम चीज़ें फेस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। 1971 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस ने स्लोगन तो दे दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन सिचुएशन तो अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई थी, ना सोशली ना इकोनॉमिकली। 1971 और 72 के बाद कोई सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ स्लोगन दिया था कि गरीबी हटाओ, लेकिन सिचुएशन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। द इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आई? एक तो बांग्लादेश के क्राइसिस, जो बांग्लादेश की जो हमने वॉर हुई थी, हमने लिबरेट कराया था बांग्लादेश को, उससे रिफ्यूजीज इतने आ गए थे इंडिया में, तो रिफ्यूजी की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। फिर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी। उसके बाद वॉर के बाद यूएसए ने जो भी वो हमें हेल्प प्रोवाइड करते थे इंडिया को, वो सारी उन्होंने अपनी वापस ले ली थी। उन्होंने हमें हेल्प प्रोवाइड करना बंद कर दिया था। जो ऑयल प्राइसेस थे वो भी बढ़ रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी। जो सैलरीज थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे, उनको भी सैलरी नहीं मिल रही थी। और जो अनएम्प्लॉयड थे उनका तो दुःख अलग ही था। मॉनसून भी फेल था और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत कम थी। और जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, जो नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज़ थी, उन्होंने
इस सिचुएशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा। जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, जो स्टूडेंट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो गया था। मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे वर नॉट लाइकिंग इट कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, जो भी क्राइसिस आ रहे हैं कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर रही है हमारी कंडीशन को, कंट्री की। तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अब वायलेंस का रास्ता अपनाने के लिए सोच लिया था, एंड दे वर कॉल्ड एज मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, और उनको इंडिया में नक्सलिस्ट भी बोला जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते। तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे, जो गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते थे, जो डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते थे, जो वायलेंस का पाथ अपनाते थे, तो उनको बेसिकली नक्सलाइट्स बोला गया था। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नक्सलाइट्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। उनको लगता है कि गवर्नमेंट हमारे फेवर में नहीं बल्कि हमारे अगेंस्ट में काम कर रही है। अब गुजरात और बिहार में भी कुछ मूवमेंट्स हुई थी, तो उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गुजरात में क्या हुआ था, 1974 में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करा था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि जो प्राइसेस थे एसेंशियल कमोडिटीज़ के, जो मतलब हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके प्राइसेस भी इतने ज़्यादा हाई थे। उन सब से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा था, और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने उनको जॉइन करा था, और प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज हो गया था स्टेट में। और जो मोरारजी देसाई थे, जो लीडर थे कांग्रेस ओ के, वो इंडेफिनिट फास्ट पे बैठ गए थे कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी। उनकी डिमांड थी कि फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएँ गुजरात में, और वो धरने पे बैठ गए थे कि मैं कुछ खाऊँगा पीऊँगा नहीं जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं हो जाते। उसके बाद जो इलेक्शंस थे वो हुए गुजरात में 1975 में, और कांग्रेस की गवर्नमेंट हार गई इन इलेक्शंस में। अब बिहार में क्या हुआ, वो देखते हैं। बिहार में 1974 मार्च में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा था करप्शन, इन्फ्लेशन, इन सारी चीज़ों के खिलाफ। यहाँ पे क्या हुआ था, जो स्टूडेंट्स थे वो जेपी नारायण, दैट इज़ जयाप्रकाश, जो एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे उस टाइम पे, मतलब अल्टरनेट टू इंदिरा गांधी, तो वो बहुत पॉपुलर थे। तो उन्होंने, स्टूडेंट्स ने क्रिटिसाइज़ करा था कि वो एक्टिवली हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, और उन्होंने सारी पॉलिटिक्स छोड़ के सोशल वर्क और इन सब में चले गए हैं। तो जयप्रकाश जो थे, जेपी नारायण, उन्होंने एक्सेप्ट करा स्टूडेंट्स का प्रपोज़ल कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होऊँगा, लेकिन जो भी हम मूवमेंट करेंगे वो नॉन वायलेंट होगी, और वो सिर्फ़ बिहार में लिमिटेड नहीं रहेगी, वो ऑल इंडिया मूवमेंट रहेगी। सो जेपी नारायण वाज़ सपोर्टेड बाय द अपोज़िशन पार्टीज़, क्योंकि लोग अब इसको ऐसे देखने लग गए थे कि इंदिरा गांधी को अब कोई हरा सकता है, तो जेपी नारायण ही हरा सकता है, बिकॉज़ ही वाज़ वेरी पॉपुलर। और जो जेपी नारायण थे उन्होंने डिमांड करा कि डिसमिस कर देना चाहिए कांग्रेस की गवर्नमेंट को, और फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए बिहार में भी। लेकिन ऑलरेडी गुजरात में कांग्रेस की गवर्नमेंट हार गई थी, दे वर डिफीटेड। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने बिहार में परमिशन नहीं दी फ्रेश इलेक्शंस की, और कांग्रेस ने डिनाई कर दिया कि हम फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाएंगे। ऑल्दो जेपी नारायण को सारी अपोजिशन पार्टीज़ का भी सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रही थी, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं मानी, क्योंकि भाई वो क्यों ही मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गुजरात में उन्होंने जब बात मानी तो उन्होंने सरकार से हाथ धो दिए। अब अगर वो फिर से फ्रेश इलेक्शंस करवाएँगे तो उनके हाथ से बिहार भी चला जाएगा, गुजरात तो जा ही चुका है, बिहार भी चला जाएगा। तो बेसिकली जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो अपना कंट्रोल चाहती थी पूरी कंट्री में। वो कोई अपोजिशन पार्टी नहीं देखना चाहती थी, कुछ नहीं, दे जस्ट वांट कि हमारी पार्टी रहे और हमारी पार्टी ही रूल करे, और इसीलिए उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे बाद में जुडिशरी से भी। और ऐसी सर्कमस्टांसेस चलते-चलते इमरजेंसी इम्पोज़ हुई थी। अब उसको हम लोग और डिटेल में देखते हैं। द नक्सलाइट मूवमेंट, अब क्या हुआ था, 1967 में एक पीजेंट अपराइजिंग हुई थी इन नक्सलवारी पुलिस स्टेशन, जो कि दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है वेस्ट बंगाल में। और वहाँ पे सीपीआईएम या मार्क्सिस्ट को जो लोग फॉलो करते हैं वो इस पार्टी के अंडर था। सो बेसिकली क्या हुआ था कि एक फार्मर को किसी लैंडलॉर्ड ने परेशान करा था इस गांव में, जो ये नक्सलवारी है, दार्जिलिंग का जो एरिया है वेस्ट बंगाल में। और जो पीजेंट्स थे, जो भी फार्मर्स थे, उन सब ने मिलकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट करी, और जो ये मूवमेंट थी वो बहुत सारी स्टेट्स तक पहुंची। इट वाज अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, और इस मूवमेंट को फिर नक्सलाइट मूवमेंट बोला गया। 1969 में क्या हुआ, जो सीपीआई
एम थी सीपीआई एम, जो मार्क्सिस्ट है, एम स्टैंड्स फॉर मार्क्सिस्ट, उन्होंने उनका ब्रोक ऑफ हो गया, वो टूट गई। अब वो दो पार्ट्स में बट गई, एक तो सीपीआई एम और एक सीपीआई एम एल, दैट इज मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। अब चारों मजूमदार जो थे वो लीडर थे सीपीआई एमएल के, दैट इज मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दी थी कि जो डेमोक्रेसी है वो एक शैम है इंडिया में, एंड डिसाइडेड टू अडॉप्ट tacted guerrilla warfare strategy to lead a revolution। बेसिकली जो चारों मजूमदार थे जो लीड कर रहे थे इनको, नक्सलाइट्स को, वही बोल रहे जो मैंने बोला था कि ये जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी सिर्फ दिखाने की है, उसको कुछ फॉलो नहीं किया जाता। दे वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और उन्होंने जो वायलेंस का पाथ था वो अपनाया था अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए, जो भी लोगों को राइट्स दिलाने हैं या अपना हक लेने। अब ये जो मूवमेंट थी उसमें फ़ोर्स का यानी कि बल का इस्तेमाल कर रहे थे लोग, मतलब मार-धाड़ करके अमीर लोगों से उनका लैंड लेकर गरीबों को दे रहे थे। ये चीज़ तो उनकी, मतलब बेसिकली उनका एजेंडा ही ये था कि जो बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार थे जो एक्सप्लॉइट करते हैं छोटे-छोटे फार्मर्स को, तो उन छोटे-छोटे फार्मर्स ने इकट्ठा होके ये प्रोटेस्ट करनी स्टार्ट करी थी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे लैंड लेकर और पुअर लोगों को देने लग गए थे रिच लोगों से। और ये लोग वायलेंट मीन्स का यूज़ करते थे। इनके लिए मार-धाड़ कुछ क्राइम नहीं था, इनके लिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए, ये लोग इस सोच के थे। तो जो हमने स्ट्रैटेजीज़ अपनाई गवर्नमेंट ने, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि जिन लोगों के ऊपर शक भी होता है, उन लोगों को भी अरेस्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये कुछ क्राइम कर सकता है, दैट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन उसके बाद भी ये जो मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई और बढ़ती जा रही थी। इवन आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है नक्सलाइट मूवमेंट के, और जो ये एरियाज़ थे, मतलब अबाउट 95 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे 9 स्टेट्स में, वो नक्सलाइट वायलेंस से अफ़ेक्ट हो गए थे। और जितने भी ये बैकवर्ड एरियाज़ थे जिनमें आदिवासीज़ रहते थे, इन एरियाज़ में जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, स्मॉल कल्टीवेटर्स थे, उन सबको मना कर दिया गया था कि उनको कोई शेयर नहीं दिया जाएगा जो भी प्रोड्यूस होगा, या बेसिक राइट्स से भी मना कर दिया गया था। फ़ोर्स्ड लेबर यूज़ होता था, एक्सप्लॉइटेशन होता था मनी लेंडर्स का, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई थी यहाँ पे। और जो कंडीशंस थी वो बस एक ग्रोथ ही दे रही थी नक्सलाइट मूवमेंट को, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे लोग मनी लेंडर्स का, ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे, ज़बरदस्ती लोगों से उनके लैंड छीन रहे थे, तो ये मूवमेंट दिन पे दिन सिर्फ बढ़ती जा रही थी। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारे सीरियस मेजर्स लिए कि नक्सलाइट मूवमेंट कैसे न कैसे कंट्रोल में आ जाए। इवन जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ करा हमारी गवर्नमेंट को कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इनसे डील नहीं कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कर रहे हो। तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी जानें खो दी इस मूवमेंट में, जो भी खून खराबा हुआ नक्सलीस के थ्रू, जो एंटी नक्सलिस्ट वायलेंस हुआ बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए करा, नक्सलीस ने अपना हक पाने के लिए वायलेंस करा, तो इन सब में बहुत लोगों की जानें चली। सो दिस वाज द नक्सलाइट मूवमेंट। अब रेलवे स्ट्राइक भी हुई 1974 में, सो इट वाज कॉल्ड बाय नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवेज में। तो जो स्ट्रगल थी वो जॉर्ज फर्नांडिस ने स्टार्ट करी थी फॉर प्रेसिंग देयर डिमांड्स रिलेटेड टू बोनस एंड सर्विस कंडीशन। तो जो वर्कर्स थे, जो रेलवे वर्कर्स थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी थी कि हमारा बोनस बढ़ाओ, हमारी सैलरीज बढ़ाओ, जो भी वर्किंग कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करो। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनकी कोई बात नहीं सुनी। सो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने स्ट्राइक को ही इलीगल बोल दिया, जो बड़े-बड़े लीडर्स थे जो इसको लीड कर रहे थे उनको अरेस्ट करवा दिया, और उसके बाद जो टेरिटोरियल हमारी आर्मी थी उनको रेलवे ट्रैक्स पे खड़ा कर दिया कि भाई कोई भी आए उसको अरेस्ट कर लेना, ठीक है? और जाके हमारे रेलवे ट्रैक्स को प्रोटेक्ट करो। ये ऐसा ना हो कि जो भी ये प्रोटेस्ट करें वो हमारा कोई भी डैमेज कर दें या कुछ भी। और जो ये मूवमेंट थी उसने जो राइट्स है वर्कर्स के वैसे इश्यूज़ को रेज़ करा था। लेकिन एट द एंड गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने इसको इल्लीगल बोलकर और 20 दिन के अंदर ही स्ट्राइक को ख़त्म करवा दिया बिना किसी सेटलमेंट के। सो ये सारी चीज़ें हुई थी। एक तो गुजरात और बिहार की मूवमेंट, उसके बाद नक्सलाइट मूवमेंट, अब रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। जुडिशरी के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंसेस तो हो ही रहे थे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, बिकॉज़ जो हमारी गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे, उनको हटा भी सके, और
इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हमारी जुडिशरी और हमारी गवर्नमेंट के बीच में। और लास्ट में फिर क्या वर्डिक्ट आई थी? वर्डिक्ट जो केशवानंद भारती केस में वर्डिक्ट आई कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और उनको ऐसे ही गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकती है और नहीं उनको हटा सकती है। जो जुडिशरी थी उन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक नई टर्म लेकर आए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकती है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। टाइम टू टाइम जब जुडिशरी को लगेगा कि ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इस चीज़ को लाती जाएगी। क्योंकि अगर जुडिशरी पहले ही उनको एक लिस्ट दे देगी कि ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो गवर्नमेंट तो उसमें से लूप होल्स निकाल कर कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी, उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट ही जाएगी। तो जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, वो नाराज़ थी जुडिशरी से क्योंकि उनके फेवर में वो लोग जजमेंट्स नहीं दे रहे थे। उसके बाद अपॉइंटमेंट आया सीजेआई का, दैट वाज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो एक वैकेंसी निकली थी ऑन द पोस्ट ऑफ सीजेआई। जब ये केशवानंद भारती का केस हुआ, तो केशवानंद भारती केस में उनकी डिमांड तो मानी नहीं गई गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट करना चाहती थी, उसके ऊपर रोक लगा दी जुडिशरी ने। और जुडिशरी ने इस वर्डिक्ट के साथ अपनी सुप्रीमेसी दिखाई थी कि सबसे ऊपर जुडिशरी है, गवर्नमेंट से भी ऊपर जुडिशरी है, उनको भी वो चेक्स एंड बैलेंसेस, हम शुरू से पढ़ते हैं ना कि हमारे गवर्नमेंट में चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम है, तो वही है कि जो जुडिशरी है वो तुम पे नज़र रखती है गवर्नमेंट के ऊपर। और अगर गवर्नमेंट कुछ भी इलीगल या कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर करती है, तो जुडिशरी है देखने के लिए। सो ये इस केस में ये चीज़ भी पता चली। तो जो वैकेंसी निकली सीजेआई की, तो अब सीजेआई के इलेक्शंस में क्या हुआ? वैसे तो इंडिया में ये होता है कि जो सीजेआई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो सीनियॉरिटी के बेसिस पे बनते हैं कि जो सबसे सीनियर जज होगा, उसको हम लोग अपना सीजेआई बनाएँगे। लेकिन 1973 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 3 जो बड़े जजेस थे, उनको साइड में कर क्योंकि उन लोगों ने वर्डिक्ट दी थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और एएन राय को एज़ अ सीजेआई अपॉइंट कर दिया। किसने? गवर्नमेंट ने। और ये जो अपॉइंटमेंट था वो एक पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल बन गया, बिकॉज़ जितने भी वो 3 जजेस थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट वर्डिक्ट दी थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए उन लोगों को साइडलाइन कर दिया। मतलब वो लोग सीजेआई बनने थे नेक्स्ट, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, उनका पत्ता काट कर अपना जो जिसने उनके खिलाफ वर्डिक्ट नहीं दी थी, उसको सीजेआई अपॉइंट कर लिया। अब जो सपोर्टर्स थे गवर्नमेंट के, उन लोगों ने इसके ऊपर बोलने लग गए कि जुडिशरी में ऐसे जजेस की ज़रूरत है जो हमें एक विज़न प्रोवाइड कर सके फॉर इम्प्रूव्ड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन सारी चीज़ों के बारे में बातें होने लगी, बिकॉज़ ये कंट्रोवर्सी बन गई। सो दिस वाज़ द कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। ये तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई का था। अब देखते हैं इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस थे उनको इनवैलिड क्यों डिक्लेयर किया गया। सो द नेक्स्ट इज़ इंदिरा गांधीज़ इलेक्शंस वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब क्या हुआ था, राजनारायण एक सोशलिस्ट लीडर है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी। इंदिरा गांधी के इलेक्शंस जो थे उनको चैलेंज करा इस ग्राउंड पे कि उन्होंने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज़ करा है। मतलब अपना जो भी प्रचार वचार करते हैं तो उसमें उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यूज़ करा है, विच इज़ इलीगल, विच इज़ नॉट ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो 12 जून को 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस जगमोहन लाल थे, उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो इलेक्शंस थे लोकसभा के, वो सारे इनवैलिड थे। जो वर्डिक्ट थी वो इंदिरा गांधी के खिलाफ है, और जजमेंट ये दी गई हाई कोर्ट की तरफ से कि अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगी और ना ही वो प्राइम मिनिस्टर ले सकती हैं, जब तक वो दोबारा से इलेक्ट होकर नहीं आती, मतलब दोबारा से इलेक्शंस नहीं लड़ती वो, और एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट नहीं होती 6 महीने के अंदर, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी, थोड़ा सा रिलीफ दिया इंदिरा गांधी को ऑन 24 जून कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रह सकती हैं, बट कोई भी प्रोसीडिंग्स जो हो रही हैं लोकसभा की, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, कोई भी अपील नहीं दे सकती, कोई भी डिसीजन वो नहीं ले सकती। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी जुडिशरी और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बीच में, ऐसे-ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, पहले फंडामेंटल राइट्स को लेकर, उसके बाद जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट था उसके ऊपर, और उसके बाद तो इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया।
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। जब इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस थे उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, तो जो अपोजिशन पार्टीज थी जिनको लीड कर रहे थे जेपी नारायण, उन्होंने इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की डिमांड करी। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही थी, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गया दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में 25 जून 1975 को एक नेशन वाइड सत्याग्रह इन लोगों ने अनाउंस कर दी फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का रिजाइन चाहते थे, सब लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। यहाँ तक कि जो आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इन सबको भी बोला कि मत मानो ये इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स गवर्नमेंट के, और हमारा साथ दो। तो जो पॉलिटिकल मूड था इंडिया का वो बिल्कुल ही कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया था, और गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्स में क्या करा, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ऑन 25 जून 1975 गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है तो हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, और आर्टिकल 352 लगा दिया। इमरजेंसी को डार्केस्ट डे बोला जाता है हमारी कंट्री का। 18 मंथ्स की इमरजेंसी रही थी। उसके बाद इम्प्लीकेशंस क्या क्या रहे इमरजेंसी के, वो दिखते हैं। एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि जो फेडरल सिस्टम होता है हमारा वो यूनिटी गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिमेन प्रैक्टिकली सस्पेंडेड एंड ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट नाउ। और गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है कि इस टाइम पे इमरजेंसी के पावर में वो कोई भी राइट जो है उसको हटा सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, इवन द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। और जो हमारी इमरजेंसी थी उसमें पीएम ने रिकमेंड करा था इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू फखरुद्दीन अली अहमद। उनको बोला था कि आप अनाउंस करेंगे इमरजेंसी, और आधी रात को जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी थी मेजर न्यूज़पेपर्स की, उनके ऑफिसर्स की इलेक्ट्रिसिटीज़ को डिस्कनेक्ट करवा दिया गया आधी रात को ही। और सुबह सुबह जितने भी लीडर्स और जो वर्कर्स थे अपोजिशन पार्टीज़ के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। कैबिनेट को भी इन्फॉर्म करा गया था एक स्पेशल मीटिंग में सुबह 6 बजे, वो भी 26 जून को, मतलब 25 जून को डिक्लेयर करके रात को ही सारे न्यूज़पेपर्स के जितने भी ऑफिसेस थे उनकी लाइट कटवा दी गई। यहाँ तक कि कैबिनेट को भी नहीं पता था कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, उनको भी 26 जून को बताया गया था इन अ स्पेशल मीटिंग। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे इमरजेंसी के, सब कॉन्सिक्वेंसेस में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, कि प्रेस को कंट्रोल कर दिया गया। उन जो भी वो न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को उसको सेंसर किया जाने लगा। जो फ्रीडम थी प्रेस की उसको सस्पेंड कर दिया था गवर्नमेंट ने। जो न्यूज़पेपर्स थे उनको बोला गया था कि तुम्हें पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने मटेरियल का, जो भी तुम पब्लिश कर रहे हो पहले गवर्नमेंट उन्हें अप्रूव करेगी और उसके बाद ही तुम उसे पब्लिश कर सकते हो। जो न्यूज़पेपर्स थे जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, इन्होंने प्रोटेस्ट भी करा इस तरीके से कि जहाँ जहाँ पे जो जो आर्टिकल्स गवर्नमेंट ने सेंसर करे थे उनको ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया गया था कि ये सारे आर्टिकल्स या ये न्यूज़ सारी सेंसर करी गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू। और उस टाइम पे कुछ और न्यूज़पेपर्स भी ऐसे थे जैसे मैगजीन्स जो थी सेमिनार और मेन स्ट्रीम, उन्होंने तो बंद रहना ही ठीक समझा रेदर देन सरेंडर टू सेंसरशिप। नाउ द सेकंड कॉन्सिक्वेंस वाज द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन को बहुत बड़े स्केल पे यूज़ किया गया था इमरजेंसी के दौरान। बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, बहुत सारे लोगों को, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई क्राइम कमिट करा था बल्कि सिर्फ इस डाउट में कि हाँ वो कोई क्राइम कमिट कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। और ये सब गवर्नमेंट ने बहुत ही लार्ज स्केल पे करा था, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। और जो लोग पहली लहर में नहीं पुलिस के पकड़ में आए वो लोग अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने वहीं से ऑर्गेनाइज करी प्रोटेस्ट जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो करे थे। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा गया इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाई कोर्ट्स गेव जजमेंट दैट दे कुड लिसन टू द पीपल्स पिटिशन इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। हाई कोर्ट ने बोला कि वो अभी भी लोगों की पिटिशन सुन सकते हैं इमरजेंसी के दौरान भी। देन जो प्रोटेस्ट थी उनको बैन कर दिया गया था। जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो भी स्ट्राइक्स हो रही थी, पब्लिक एजिटेशंस हो रही थी, इन सबको अलाउ ही नहीं किया गया। दे वर ऑल डिसअलाउड एंड कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा गया। सबसे बड़ी चीज़ जो अमेंडमेंट थी, an amendment was made by parliament in the constitution declaring that the elections of PM, president and the vice president could not be challenged in the court। मतलब अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही ऐसे अमेंड कर दिया कि ना तो प्रेसिडेंट का, ना प्राइम मिनिस्टर का, ना वाइस प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शंस है उनको कोर्ट में तुम चैलेंज कर ही नहीं सकते। जिसके ऊपर केस हुआ
जो चैलेंज किया गया इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस थे कि ये इनवैलिड हैं, उसके ऊपर जो वर्डिक्ट आई वो सब तो फिर कैंसल ही हो गई ना, अगर वो लोग ऐसी अमेंडमेंट लेके आ गए हैं कि पीएम के इलेक्शंस और प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट को चैलेंज ही नहीं कर सकते कोर्ट में, तो इन्होंने ऐसा लॉ लेकर है 42nd अमेंडमेंट पास करवाई इमरजेंसी के दौरान ही, और जो ड्यूरेशन है लेजिस्लेचर्स की कंट्री में उसको भी एक्सटेंड कर दिया फ्रॉम 5 to 6 years। थस 1976 इलेक्शंस वर पोस्टपोन टू 1978, जो 5 से 6 साल की ड्यूरेशन कर दी लेजिस्लेचर्स की। उप- उसकी वजह से जो 1976 में जो इलेक्शंस होने थे, 1975 से अगले साल ही 1976 में इलेक्शंस होने थे जब इमरजेंसी आई उससे अगले साल ही, लेकिन ये करने के बाद वो भी पोस्टपोन हो गए 1978 में। तो कॉन्सिक्वेंसेज में प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन को इतने लार्ज स्केल पे यूज़ करा, इतने लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, बेकसूर लोगों को पकड़ा गया, जो राइट्स थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे मतलब, और कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया। तो इन ऑल ये सब डेमोक्रेसी की डिसरिस्पेक्ट हो रही थी, डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट सारी चीज़ें हो रही थी। सो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। नाउ द कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। अब सबसे पहले कंट्रोवर्सी थी, क्या इमरजेंसी नेसेसरी थी, वाज इमरजेंसी नेसेसरी। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं तो वो एक रीज़न हो सकता है डिक्लेयर करने के लिए इमरजेंसी को, लेकिन बिफोर 1975 से पहले इमरजेंसी कभी भी इस ग्राउंड पे डिक्लेयर नहीं की गई थी। तो गवर्नमेंट ने अपने फेवर में ये आर्ग्यूमेंट दिए कि एक डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको अलाउ करना चाहिए रूलिंग पार्टीज़ को कि वो अपने अकॉर्डिंगली गवर्न करे, अपनी पॉलिसीज़ को चलाएं। और गवर्नमेंट को ऐसा फील हो रहा था कि बार बार जो प्रोटेस्ट हो रही थी ये सब अच्छे नहीं थे डेमोक्रेसी के लिए, और इससे इंस्टेबिलिटी आ रही थी और डिस्ट्रैक्शन हो रही थी डेवलपमेंट के टास्क में। ये गवर्नमेंट ने अपने फेवर में आर्ग्यूमेंट दी है। जो पार्टीज थी जैसे कि सीपीआई, उन्होंने सपोर्ट करा कांग्रेस को इमरजेंसी के दौरान भी। उनको लगता था कि कोई एक इंटरनल कॉन्स्पिरेंसीज चल रही हैं इंडिया के अंदर ही, लोग कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं कि इंडिया की यूनिटी को खतरा है, तो दे वर स्टिल सपोर्टिंग कांग्रेस गवर्नमेंट एंड बिलीव दैट रिस्ट्रिक्शंस जो थे प्रोटेस्ट पे वो सारे जस्टिफाइड थे अकॉर्डिंग टू सीपीआई। लेकिन क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस से ही इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो उसकी एक हिस्ट्री रही है पॉपुलर स्ट्रगल की, और अगर जेपी नारायण और जो अदर अपोजिशन लीडर्स हैं दे फेल्ट दैट इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैड अ राइट टू पब्लिकली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उनके अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी में राइट होता है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और ये बात सच भी है, लोगों की है ना गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि लोग जिस चीज़ से खुश नहीं है वो उसके प्रति प्रोटेस्ट करेंगे, अपना हक मांगेंगे, गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे, ये डेमोक्रेसी उनको राइट देती है। तो जितनी भी, और ये भी कहना था क्रिटिक्स का कि अगर प्रोटेस्ट जो थी वो लिमिट से बाहर हो रही थी तो गवर्नमेंट के पास रूटीन में ही इतनी पावर्स हैं कि वो उसको हैंडल कर सकते थे, इजीली उसको डील कर सकते थे। और जो थ्रेट था वो यूनिटी को नहीं था, ना ही इंटीग्रिटी को था कंट्री के, बट जो रूलिंग गवर्नमेंट थी और जो पीएम थी उनको ही थ्रेट था, इसलिए इमरजेंसी लगाई गई। इंदिरा गांधी मिस यूज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दैट वाज मेंट फॉर सेविंग कंट्री टू सेव हर पर्सनल पावर, और उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से इमरजेंसी लगाई थी, ना कि कंट्री की इंटीग्रिटी या यूनिटी को बचाने के लिए। देन वी हैव शाह कमीशन। शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1977 में, जनता पार्टी ने अपॉइंट करा था। ये कमीशन इसलिए लाया गया था ताकि ये चेक किया जा सके कि जो इमरजेंसी थी वो नेसेसरी थी भी या नहीं थी। कमीशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करी, एग्जामिन भी करा बहुत सारे एविडेंसेस को, और बहुत सारे विटनेसेस को भी बुलाया, इंदिरा गांधी को भी बुलाया था, एंड शी अपीयर्ड बिफोर द कमीशन, बट उन्होंने कोई भी किसी भी सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। और शाह शाह कमीशन की ये फाइंडिंग थी कि एस्टिमेटेड कम से कम 1,11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर। जो रिस्ट्रिक्शंस प्रेस के ऊपर लगाए गए थे वो बिना किसी लीगल सैंक्शन ऑर्डर के लगाए गए थे, और जो पावर सप्लाई जो कट करवाई गई थी न्यूज़पेपर ऑफिसेज की वो भी सिर्फ एक वर्बल ऑर्डर पे करवाई गई थी, उसके ऊपर भी कोई पेपर वर्क कुछ भी नहीं हुआ था। जो
manager of Delhi Power Supply Corporation received a verbal orders from offices of Lieutenant Governor of Delhi to cut the electricity to all newspaper presses at 2 a.m. on 26 June 1975. What happened during emergency? गवर्नमेंट तो सेटिस्फाइड थी। गवर्नमेंट ने बोला कि हमने इमरजेंसी को यूज़ करा था ताकि लॉ एंड ऑर्डर को वापस लाया जा सके, इम्प्लीमेंट कर सके वो लोग प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया था 20 पॉइंट प्रोग्राम। और लोगों का रिएक्शन ये था कि जो अर्बन मिडिल क्लास थी वो खुश थे कि हाँ इमरजेंसी अब ख़त्म हो गई है, और जो लोग गरीब थे जो गांव में रहते थे उन वो अभी भी ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि हाँ उनके लिए कुछ अच्छा होगा, उनके वेलफेयर के लिए कुछ होगा, उनको गरीबी से थोड़ा छुटकारा मिलेगा। अब क्रिटिक्स का क्या व्यू था इमरजेंसी को लेके? जो प्रॉमिसेस करे गवर्नमेंट ने वो अनफुलफिल्ड रहे, वो कभी पूरे नहीं हुए। प्रिवेंटिव डिटेंशन को बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ किया गया था। इवन कस्टोडियल डेथ्स इतनी हुई थी कि लोग कस्टडी के अंदर ही मर गए थे, उनको इतना मारा पीटा गया था। और जो लोग नॉन ऑफिशियल पोजीशन पे थे वो भी गवर्नमेंट की पावर एक्सरसाइज कर रहे थे। संजय गांधी जो कि यंग सन थे पीएम के, ही हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिमोलिशंस एंड फोर्स टेरराइजेशन इन दिल्ली। उन्होंने ये सब अपने ओवर एंथुसियाज्म और पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर लोगों का स्टेरलाइजेशन करा, वो भी फोर्सफुल। एंड इमरजेंसी ने बहुत लोगों की लाइफ को अफेक्ट करा, टॉर्चर किया गया लोगों को, कस्टोडियल डेथ, ये सब इमरजेंसी के दौरान हुई। लेसन्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी दोनों वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स लेके आई थी सामने इंडिया की डेमोक्रेसी की। सबसे पहले तो जो डेमोक्रेसी है इंडिया की वो इतनी आसानी से हटने वाली नहीं है। सो इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। उसे तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रांगली हमने बिल्ड करी है डेमोक्रेसी इंडिया में। सेकेंडली इससे कुछ चेंजेस भी आए इमरजेंसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में। जो इंटरनल इमरजेंसी है उसको हम लोग प्रोक्लेम कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड्स पे, ना कि सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बोलकर। और जो एडवाइस दी गई है प्रेसिडेंट को टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन रिटन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो भी इमरजेंसी का जो भी प्रोक्लेमेशन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिटन में दिया जाएगा, ना कि वर्बली दिया जाएगा। ये भी हमें एक लेसन सीखने को मिला। और जो इमरजेंसी है उसने हर किसी को इस बात से अवगत कराया है कि जो वैल्यू है सिविल लिबर्टी की वो सबसे ज़्यादा है, जो लोगों की फ्रीडम है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये 3 लेसन्स हमने इमरजेंसी से सीखे हैं। नाउ लेट्स सी अब पॉलिटिक्स ने क्या टर्न लिया आफ्टर इमरजेंसी। सो पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, लोकसभा इलेक्शंस हुए 1977 में। आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी, 18 महीने की इमरजेंसी लगाई थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा अब हम इलेक्शंस होल्ड करवाएंगे। 1977 में जितने भी लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे, उन सबको जेलों से निकाल दिया गया था, अब मतलब उनको रिलीज कर दिया था। और जो इलेक्शंस थे वो मार्च 1977 में कंडक्ट करवाए गए। अब जो मार्च 1977 में जो इलेक्शंस हुए उसमें जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने साथ में मिलकर एक पार्टी बनाई जिसको जनता पार्टी बोला, और जेपी नारायण उसको लीड करे थे। ही वॉज द लीडर। जो अभी भी करंटली भी हमारे उसमें हुआ था कि सारी जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो बीजेपी के खिलाफ, उन सब ने एकजुट होकर इलेक्शंस लड़े थे कि हाँ बीजेपी को हमें हराना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट उस टाइम पे 1977 के टाइम पे ये चीज़ हुई थी कि जो और कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने भी एक पार्टी फॉर्म कर दी थी, दैट इज़ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। उन्होंने भी जो जगजीवन राम ने स्टार्ट करी थी, लेकिन बाद में वो भी जनता पार्टी में मर्ज हो गए थे। और इन्होंने स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी। जैसे इंदिरा गांधी ने खेला था कि गरीबी हटाओ, ऐसे ही इन्होंने डेमोक्रेसी को अपना वो बनाया। एंड दे गेव अ स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी। और कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शंस में हार गई। कांग्रेस को सिर्फ 154 सीट्स मिली और जनता पार्टी को 295 सीट्स मिली अकेले। तो अब जो अपोजिशन पार्टीज ने साथ में मिलकर एक पार्टी बनाई थी जनता पार्टी, अब वो सत्ता में आ गई थी। अब लेसन देखते हैं हमें इससे क्या मिला। लेसन यही दिया गया है कि जो भी गवर्नमेंट है अगर वो लोगों के हित में काम नहीं करेगी, उनके अगेंस्ट जाके काम करेगी या सिर्फ अपने बारे में सोचेगी, लोगों के बारे में नहीं सोचेगी, तो लोग उन्हें बाद में पनिश करेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी पार्टी है उसको वोट तो लोग ही देंगे ना। अगर उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं करोगे, उनके लिए काम नहीं करोगे, तो तुम्हारा फिर काम ही क्या है? वो तुम्हें हटा के किसी और को चूज कर लेंगे। सो दिस वाज द लेसन गिवन बाय द
जनता पार्टी। अब जनता पार्टी पावर में आ चुकी थी, लेकिन कॉम्पिटिशन था कि अब पीएम कौन बनेगा। अब इतनी सारी पार्टीज़ एक साथ मिलेंगी, जिनकी आइडियोलॉजीज़ अलग-अलग है, जिनके लीडर्स अलग-अलग हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे भाई, कलेश तो होंगे। सो मोरारजी देसाई थे एक एक चरण सिंह और एक जगजीवन राम। मोरारजी देसाई जो इंदिरा गांधी के बहुत टाइम से राइवल रह चुके हैं। चरण सिंह जो कि लीडर थे भारतीय लोकसभा और फार्मर के भी एक लीडर थे यूपी से। जगजीवन राम जो थे उनको एक्सपीरियंस था एज अ सीनियर मिनिस्टर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट। तो इन तीनों के बीच में लड़ाई थी कि कौन पीएम बनेगा, और लास्ट में मोरारजी देसाई पीएम बने। लेकिन उसके बाद जो जनता गवर्नमेंट थी वो स्प्लिट हो गई, वो बट गई। उनकी जो मेजॉरिटी थी वो उन्होंने खो दी 18 महीनों में ही। और जो गवर्नमेंट चरण सिंह ने अपनी स्टार्ट करी थी उसको सपोर्ट करा कांग्रेस ने सपोर्ट करा। और बाद में फिर कांग्रेस ने अपना सपोर्ट ले भी लिया उनसे, और फ्रेश इलेक्शंस करवा दिए जन 1918, और कांग्रेस जीत गई 353 सीट से, और इंदिरा गांधी बिकेम द पीएम। अब इन्होंने बोला कि सेफ डेमोक्रेसी का स्लोगन तो दे दिया, लेकिन ये लोग भी उससे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इनके अंदर ही इतने डिविजन्स थे, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि कांग्रेस के साथ टिक ही नहीं पाए, और कांग्रेस ने वापस इनको पागल बनाकर वापस इलेक्शंस करवा दिए और वापस सत्ता में आ गए। देन इट वाज द वीकनेसेस ऑफ जनता पार्टी। कोई डायरेक्शन नहीं थी इनकी। जो लीडर्स थे उनका कोई एक कॉमन प्रोग्राम नहीं था, कोई भी एक लीडरशिप नहीं थी, कोई भी एक लीडर नहीं था, सब अपने आप को लीडर मानते थे। जहाँ पे सब अपने आप को लीडर मानेंगे वहाँ पे यूनिटी नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही होंगे, और कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं लेके आ पाई। 18 महीने में जो भी कांग्रेस की पॉलिसी से कुछ अलग हो, मतलब लोगों को अब इनमें कुछ ऐसा दिखा ही नहीं कि हाँ ये कुछ अलग है। तो उसके बाद लोगों ने वापस कांग्रेस को ही अपनी भागदौड़ सौंप दी और इंदिरा गांधी को वापस प्राइम मिनिस्टर बना दिया कि एटलीस्ट इंदिरा गांधी कुछ तो हमारे लिए करेगी, ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, हमारे लिए क्या ही करेंगे। नाउ लेगेसी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। अब जो इलेक्शंस हुए 1977 से 1980 उसमें पार्टी सिस्टम जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ फाइंड आउट कर लिया था। उन्होंने क्लेम करने लग गए थे कि वो सिर्फ अब सोशलिस्ट पार्टी हैं, प्रो पुअर पार्टी है। मतलब उनको अपनी हार से एक सबक मिल गया था कि हमें लोगों के लिए काम करना है, तो उन्होंने अपने आप को ऐसा दिखाना स्टार्ट कर दिया था कि वो सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी है जो सिर्फ लोगों के हित में सोचती है, और प्रो पुअर पार्टी है जो गरीबों के लिए काम करेगी। और इस चेंज ऑफ नेचर जो हुआ कांग्रेस पार्टी का, उससे जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने और ज़्यादा फोकस करने लग गए वो लोग नॉन कांग्रेसिज्म पे। मतलब बेसिकली जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज थी उनको अपना कोई एजेंडा, अपना कुछ एक अलग से नहीं लेके आना था कांग्रेस से अलग, कि वो एक अलग वो बनकर आए कि लोग उनको वोट करें। उनको वो सिर्फ इस चीज़ के पीछे पड़े थे कि कांग्रेस को हराना है, और इसीलिए कांग्रेस इतने टाइम तक टिकी रही और उन्होंने अपनी एक लेगेसी बना दी। उसके बाद जो इशू है वेलफेयर का और जो बैकवर्ड क्लासेस का है वो डोमिनेट करने लग गया पॉलिटिक्स में 1977 के बाद से। जो इमरजेंसी पीरियड था उसने भी डिस्क्राइब कर, अब जो इमरजेंसी का पीरियड था उसको एज अ पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ओरिजिन्स तो तब से ही स्टार्ट हो रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में क्लैशेस हो रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना चाहती थी पार्लियामेंट, बट जुडिशरी ने अलाउ नहीं करा। उसके बाद इट वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे। जो पार्टी पावर में आई भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पावर में आई, लेकिन उसके बाद भी उनकी लीडरशिप वर्कआउट नहीं कर पाई। So that's it for this chapter. If you do like the video, do like, share and comment below. Thank you.